हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएससी जम्मू। दोस्तों, अपने लास्ट सेशन में हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक की शुरुआत की थी, तो इस सेशन में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरे पीछे क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ट्रांजैक्शन दे रखी हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम इनको ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब इनमें कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो पुरानी है और कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो नई भी हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन भी है, इसलिए ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है आपके बड़े काम आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कॉलम बना लेते हैं। तो कॉलम हमारे सेम वैसे बनते हैं जैसे अब तक हम बनाते आए हैं। फर्स्ट कॉलम आ गया डेट का, नेक्स्ट पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो। जैसा कि आपको मैं बार बार बताता हूँ कि इसमें वाउचर नंबर का कॉलम बनता है। अब स्पेस की शॉर्टेज की वजह से मैं वो नहीं बना रहा, बट आपने ध्यान देना है कि वो बनता ज़रूर है। डिस्काउंट, देन कैश, एंड लास्ट वन इज बैंक। ऐसे ही क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, एंड लास्ट वन इज बैंक। ठीक है, तो रुपीज रुपीज रुपीज, और ऊपर लिख देते हैं हम इसमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम भी लिख सकते हैं और 3 कॉलम भी लिख सकते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये साइड आ गई डेबिट साइड DR, और ये वाली आ गई क्रेडिट साइड CR। ठीक है, तो चलिए अब ट्रांजैक्शन ले लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शन इसमें दे रखी है। इस क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर ए ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड ईयर है 2018। तो पहले हम यहाँ पे जो है दोनों साइड ईयर लिख लेते हैं। अब इसके बाद डेट वाइज हम ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 1 की। कहता है कैश इन हैंड ₹15,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ₹5,000। यानी कि इस मंथ के बिगनिंग में जो हमारा कैश बैलेंस है वो भी दिया हुआ है, और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो भी दिया है। और मैंने आपको बताया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया कि हमारा बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, तो यानी कि हमने बैंक का उल्टा पैसा देना है, वहाँ से हमने एक्सेस में विड्रा किया हुआ है। तो इसलिए अगर पॉजिटिव बैलेंस होगा डेबिट में, नेगेटिव होगा तो क्रेडिट में। तो फिलहाल पहले हम कैश इन हैंड का बैलेंस लिख लेते हैं। अक्टूबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 15,000 आ गया कैश में, एंड यहाँ पे आ गया 1 अक्टूबर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि यहाँ पे जो है बैंक का ओवरड्राफ्ट है 5,000, तो ये क्रेडिट में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होगा तो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करते हैं। अगर ये पॉजिटिव बैलेंस यानी कि हमारा बैंक बैलेंस है तो डेबिट साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 5 अक्टूबर कहता है सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर्स ₹750 बाय पेइंग कैश ₹700। कहता आपने तेज प्रिंटर का जो अकाउंट है वो सेटल किया। कैसे सेटल किया? कहता आपने यहाँ पे जो है 750 का 700 दे के जो है अपना अकाउंट जो है सेटल कर दिया है। यानी कि 750 हमने पे करना था, दिया कितना है 700। तो 50 रुपीज़ हमने जो कम दिए उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट, क्योंकि हमने अपना अकाउंट सेटल कर दिया है। ठीक है ना। अगर ये सेटल नहीं किया होता, सिर्फ इतना लिखा होता है कि हमने यहाँ पे तेज प्रिंटर को इतने पैसे दिए हैं या इतना अमाउंट पे किया है, तो फिर हम मान के चलते कि जो बाकी है वो बैलेंस रह गया है। बट यहाँ पे हमने अपना अकाउंट सेटल कर दिया है, यानी कि अब के बाद उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ₹50 हमारा यहाँ पे बचा है इसको हम क्या मानेंगे? डिस्काउंट। अब क्योंकि हमने यहाँ पे तेज प्रिंटर को पेमेंट की है, अगर पेमेंट किया तो एंट्री कहानी है क्रेडिट साइड। 5 अक्टूबर बाय तेज प्रिंटर
तो यही प्रिंटर को पेमेंट किया तो उसका नाम आएगा। तो कैश हमने पे किया 700, तो कैश के कॉलम में 700 आ गया, 50 हमारा क्या आ गया डिस्काउंट। ठीक है। नेक्स्ट अक्टूबर 6 कहता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक ₹100। कहता है बैंक ने यहाँ पे जो है ओवरड्राफ्ट पे जो है इंटरेस्ट चार्ज किया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरड्राफ्ट जो एक टाइप का लोन होता है, तो इसलिए उसके ऊपर बैंक जो है इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर बैंक ने उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है तो हमारा एक्सपेंस तो पेमेंट है, तो एंट्री कहाँ आनी है क्रेडिट साइड। तो ये आ गया 6 अक्टूबर बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये अमाउंट आ गया 100। तो अमाउंट कहाँ आएगा सीधा बैंक में, क्योंकि बैंक हमसे जो भी चार्जेस काटेगा, चाहे वो हमसे बैंक कमीशन लेता है किसी काम करने के बदले में या कोई सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में, या हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है या कोई भी सर्विस चार्जेस हमसे लेता है, तो हमारे अकाउंट में ही यहाँ पे जो है वो डेबिट कर देता है। बैंक की पासबुक में जो बैंक यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करता है अपने कस्टमर का, उसको हम पासबुक बोलते हैं। तो बैंक अपनी पासबुक में यहाँ पे जो है कस्टमर को डेबिट करता है अगर उसने कस्टमर से कुछ लेना है, और अगर कस्टमर को कुछ देना है तो वो उसको क्रेडिट करेगा। ठीक है ना। हमारे यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि हमने पेमेंट करनी है तो हमारी कैश बुक में क्रेडिट में एंट्री आएगी। अब क्योंकि ये पेमेंट हमने यहाँ पे बैंक को करनी है, इसलिए यहाँ पे सीधा बैंक के कॉलम में ये अमाउंट आएगा, यानी कि बैंक जो है हमारे अकाउंट में ही यहाँ पे जो है इंटरेस्ट को चढ़ा देगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है इसकी पेमेंट सीधा बैंक से होगी। ठीक है। नेक्स्ट 8 अक्टूबर कहता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोना एंड कंपनी आफ्टर डिस्काउंट और ₹300, ₹9700 हमने यहाँ पे जो चेक रिसीव किया है। कहता है आपने सोना एंड कंपनी से यहाँ पे जो है चेक रिसीव किया है उसको ₹300 डिस्काउंट देने के बाद, और चेक कितने का है 9700 का। अब हमारे पास चेक आया तो एंट्री कहाँ आएगी, क्योंकि हमारे पास चेक आने का मतलब कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो एंट्री आएगी डेबिट साइड। बट एक चीज़ का मैंने आपको बोला ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई चेक रिसीव करते हैं तो हमें ये ज़रूर देखना है कि कहीं इस चेक के बारे में कोई आगे इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है। कि कई बार क्या होता है कि जो चेक हम रिसीव करते हैं वो उसी डेट को बैंक में डिपॉजिट नहीं करते, उसको नेक्स्ट डेट को डिपॉजिट करते हैं। इसलिए अगर नेक्स्ट डेट को डिपॉजिट किया है तो चेक रिसीव करने की एंट्री फिर हम यहाँ नहीं लिखेंगे, वो जर्नल प्रॉपर में आएगी, और जब हम चेक डिपॉजिट करेंगे तब एंट्री हम कैश बुक में डाल सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके दो अल्टरनेटिव, दो तरह से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे यही अल्टरनेटिव लेते हैं इसमें कि जब हम चेक रिसीव करते हैं और अगर वो चेक हमने नेक्स्ट डेट को डिपॉजिट किया है तो फिर हम यहाँ पे रिसीव वाले दिन जो एंट्री है वो जर्नल प्रॉपर में डालते हैं। तो अब हमें देखना है यहाँ पे कि इस चेक के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है। अब देखो 10 अक्टूबर की ही बात है, उसने लिखा है सोना एंड कंपनी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने 8 अक्टूबर को यहाँ पे चेक रिसीव किया और 10 अक्टूबर को उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसलिए 8 अक्टूबर वाली एंट्री हम यहाँ पे कैश बुक में नहीं डालेंगे, हम 10 अक्टूबर वाली एंट्री जो है कैश बुक में डालेंगे, क्योंकि उसी दिन हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया तो हमारा बैलेंस जो है उसी दिन से बढ़ेगा। तो अक्टूबर 10 आ गया, तो इसको हम लिखते हैं चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। ये चीज़ आपको मैं बता दी पहले ही कि चेक इन हैंड हम क्यों लिखते हैं। 9700 हमारा आ गया बैंक के कॉलम में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हमने सोना एंड कंपनी से चेक रिसीव किया था 300 हमें डिस्काउंट भी दिया उस समय, तो ये डिस्काउंट की एंट्री भी यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में यहाँ पे उस समय इसके साथ ही डाली जाती है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब हमने सोना एंड कंपनी से चेक रिसीव किया तो वो एंट्री जर्नल प्रॉपर में आई, और उस समय क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट भी दिया था तो वो डिस्काउंट वाली एंट्री में उसमें आ चुकी है। इसलिए अब यहाँ पे जो है कैश बुक में डिस्काउंट की एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि हम यहाँ पे जो एंट्री डाल रहे हैं वो चेक डिपॉजिट करने की डाल रहे हैं जो कि नेक्स्ट डेट को है, तो उस डेट को सिंपल हमने यहाँ पे चेक डिपॉजिट करने की ही एंट्री डालनी है। ठीक है। तो चेक इन हैंड लिखते हैं, तो अमाउंट आ गया बैंक के कॉलम में 9700। नेक्स्ट देखो कहता है 15 अक्टूबर सोना एंड कंपनी चेक डिसऑनर्ड। 15 अक्टूबर को कहता है यहाँ पे सोना एंड कंपनी का चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब क्या है, चेक बाउंस होना। मतलब कई बार क्या होता है कि हम चेक जो है बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आगे यहाँ पे जो है वो चेक कैश नहीं होता, बैंक जो है पेमेंट करने से इनकार कर देता है। रीज़न कुछ भी हो सकता है कि जिस पार्टी का चेक है उसके अकाउंट में पैसा नहीं है,
या कई बार यहाँ पे साइन मैच नहीं करते हैं, तो किसी भी रीज़न कारण अगर यहाँ पे बैंक पेमेंट करने से इनकार कर देता है तो हम बोलते हैं कि ये चेक बाउंस हो गया, यानी कि चेक डिसऑनर हो गया। जब चेक डिसऑनर हो गया तो फिर हमें चेक डिसऑनर की एंट्री भी अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो हमने मान लिया कि भाई हमारा यहाँ पे जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे जो है एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं डेबिट साइड, ये मान के कि हमारे यहाँ पे जो बैंक में वो इतना पैसा आ चुका है। बट एक्चुअल में अगर वो चेक कैश ही नहीं होता तो इसका मतलब हमें यहाँ पे जो है ये जो एंट्री डाली हुई है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब इसको कैंसिल करने के लिए एंट्री कहाँ डालेंगे? ऑपोजिट साइड, यानी कि चेक डिसऑनर होने की वजह से हमारा यहाँ पे जो बैंक बैलेंस है वो कम हो गया, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा डेबिट में, कम होगा तो क्रेडिट में। इसलिए यहाँ पे जो है ये जो चेक डिसऑनर हुआ है 15 अक्टूबर को, अब इसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। ये आ गया 15 अक्टूबर। अब क्योंकि ये चेक डिसऑनर हो गया तो इसका मतलब जिस पार्टी का ये चेक है हम उसको वापस करेंगे। तो ये चेक किसका है? सोना एंड कंपनी का, इसलिए यहाँ पे नाम किसका आएगा? सोना एंड कंपनी का, बाय सोना एंड कंपनी, और बैंक में आ गया 9700। इस तरीके से चेक डिसऑनर को जो है वो ट्रीट किया जाता है कैश बुक में। अब देख लेना नई एंट्री है, जो हमने पहले ट्रिपल कॉलम कैश बुक की है उसमें ये उस क्वेश्चन में यहाँ पे ये एंट्री नहीं आई है। तो याद रखना जब भी चेक डिसऑनर होगा उसका मतलब होगा कि हमारा बैंक बैलेंस जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ा रखा है जब चेक को डिपॉजिट किया, अब उसको हमें कम करना है। अगर कम करना है तो एंट्री क्रेडिट में, और क्योंकि वो चेक हमने पार्टी को वापस करना है इसलिए जिस पार्टी को वापस किया उसका नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 अक्टूबर कहता विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹1000। कहता आपने यहाँ पे जो है बैंक से हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट विड्रा किया। हाउस होल्ड एक्सपेंस का मतलब उसके घर के खर्चों के लिए हमने बैंक से पैसा निकाला। तो जब हम घर के खर्चों के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पे अमाउंट विड्रा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो मतलब ये हमारी क्या होगी? ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स है तो हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ क्योंकि हमने बैंक से निकाला है, तो इसको हम लिखेंगे बाय ड्राइंग्स, और बैंक में कितना आ गया? 1000। नेक्स्ट 18 अक्टूबर कहता सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर पेमेंट रिसीव्ड इन कैश ₹2000। कहता आपने अपना पुराना फर्नीचर बेचा है, पुराना फर्नीचर बेचा है और जो अमाउंट है वो आपने कैश में रिसीव किया है। तो जब हमने फर्नीचर बेचा तो पैसा आया हमारे पास, एंट्री कहाँ आएगी? डेबिट साइड। 18 अक्टूबर टू फर्नीचर, फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर का ही नाम आएगा, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो उसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में यहाँ पे कैश और बैंक का नाम नहीं आता, जो उसके ऑपोजिट अकाउंट होता है उसका नाम आता है। ठीक है, तो ये आ गया 2000 कैश में, क्योंकि जो भी हम बुक बनाएंगे या कोई अकाउंट बनाएंगे उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आएगा, जो अपोजिट पार्टी होती है उसका नाम आता है। नेक्स्ट 21 अक्टूबर कहता कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से कैश विड्रा किया, बैंक से कैश विड्रा किया किस पर्पज़ के लिए? लिखा नहीं है। तो जब तक नहीं लिखा है यही मानते हैं कि जो भी हमने बैंक से कैश विड्रा किया वो ऑफिस यूज़ के लिए ही किया होगा, क्योंकि जब तक पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लिखा हम नहीं मानते ये पर्सनल यूज़ के लिए। तो हमने बैंक से कैश विड्रा किया ऑफिस यूज़ के लिए, इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया और ऑफिस में कैश बढ़ गया। तो इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दोनों तरफ पड़ रहा है। तो जिस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दोनों तरफ पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री, क्रॉस एंट्री इसको बोलते हैं। तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। अब ये दोनों तरफ रिकॉर्ड होगी। कैसे रिकॉर्ड होनी है? तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले हम देखते हैं कि अमाउंट जो है कितना है, पहले वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो जो अकाउंट इन्वॉल्व होता है उसका नाम लिख देते हैं। इससे हमें काफ़ी आसानी हो जाती है। तो पहले डेट डाल लेते हैं, 21 अक्टूबर इधर आ गया, 21 अक्टूबर इधर आ गया। तो कितना अमाउंट हमने विड्रा किया है? बैंक से 4000। अगर बैंक से 4000 विड्रा किया तो कैश बढ़ा, तो डेबिट में कैश कॉलम में और क्रेडिट में बैंक कॉलम में 4000। अब इनके सामने जो ऑपोजिट नेम है वो आएगा, कैश के सामने बैंक टू बैंक अकाउंट, और लेजर फोलियो कॉलम में हम लिख देते हैं इसको सी, कॉन्ट्रा। बैंक के सामने कैश का नाम बाय
कैश अकाउंट और लेजर फोलियो कॉलम में आ गया सी। तो इस तरीके से इसको अगर रिकॉर्ड करेंगे काउंटर एंट्री को तो गलती नहीं लगती है। अदरवाइज यहाँ पे जो है कई बार बच्चे इसमें गलती भी कर जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि किसको डेबिट में लिखना है किसको क्रेडिट में लिखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में मेन एंट्री यही है कॉन्ट्रा। तो चलिए अगली ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। 25 अक्टूबर कहता है रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ संजय ₹5000। कहता है आपने मुरली से यहाँ पे 5000 रुपये रिसीव किया, किसके बिहाफ पे? संजय के बिहाफ पे। अब इस ट्रांजैक्शन को ज़रा ध्यान से समझना। हमने मुरली से 5000 रिसीव किया संजय के बिहाफ पे, इसका मतलब मुरली से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसने संजय को पेमेंट करनी है, बट संजय ने हमसे कहा कि भाई आप यहाँ पे मेरे बिहाफ पे पेमेंट ले आओ। मान लो यहाँ पे जो मुरली है वो संजय का कस्टमर है, ठीक है ना। जिस जगह हमारा बिजनेस है तो जो मुरली है वो भी वहीं पे रहता है। अब संजय जो है वो दूसरी स्टेट में है, तो संजय जो है वो हमें मैसेज भेजता है कि भाई आप यहाँ पे इस पार्टी से पैसा लेके जो है मेरे को भेजो। इसलिए यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे हमने संजय के बिहाफ पे मुरली से यहाँ पे 5000 रिसीव किया तो मुरली से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब एक तरह का जो पैसा हमने रिसीव किया वो संजय के लिए किया है। अब संजय का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो जब संजय का पैसा पड़ा हुआ है तो एक तरह से यहाँ पे संजय कौन है? गिवर। तो फिलहाल हमारे पास कैश आ रहा है। अगर कैश आ रहा है तो हम एंट्री कहाँ डालेंगे? डेबिट में। 25 अक्टूबर और नाम किसका लिखेंगे? संजय का, मुरली का नहीं लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मुरली से हमें हमारा कोई लेन देना नहीं है, हमारा लेन देना संजय से। हमने मुरली से कैश लिया, अब संजय को पे करना है, और जब तक संजय को पे नहीं किया तब तक संजय जो है वो एक तरह का गिवर है। तो यानी कि अगर इसकी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल एंट्री क्या बनती है? हमारे पास कैश आया तो कैश को डेबिट करेंगे, और हमारे लिए यहाँ पे गिवर कौन है? संजय, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ये पैसा संजय को पे करना है। तो एक तरह से संजय का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, इसलिए संजय गिवर है, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट संजय को करना है, मुरली को नहीं करना है, ठीक है। और जब कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कैश यहाँ पे डेबिट में है तो एंट्री यहाँ पे भी डेबिट में आएगी, क्योंकि कैश आता है तो डेबिट में जाएगा तो क्रेडिट में। बट नाम किसका आएगा? जो ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट किसका नाम है? संजय का, इसलिए हमने यहाँ पे संजय का नाम लिखा है, ठीक है। अमाउंट आ गया 5000 और कैश के वाला में आ गया 5000। और जब हम संजय को पेमेंट करेंगे तो कैश हमसे जाएगा तो एंट्री वहाँ क्रेडिट में आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब लास्ट एंट्री है 27 अक्टूबर। कहता है वेजेस पेड ₹3000। वेजेस पे की है, कैश गया क्रेडिट में 3000 और कैश में आ गया। चेक लिखा होता है तो फिर हम बैंक में डालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ तो डिस्काउंट कुछ नहीं है, यहाँ 50 है। डिस्काउंट के कॉलम को हम टोटली करते हैं। पहले कैश के कॉलम को कर लेते हैं। अब कैश के कॉलम का डेबिट साइड जो है वो 26,000 आ गया, और कैश का जो है वो डेबिट साइड बड़ी होती है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये आ गया 26,000। अब इसमें से माइनस करेंगे 3700, तो ये आ गया 22,300 इसका बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये बैलेंस निकलेगा 31 अक्टूबर को, मंथ के लास्ट में। तो अब बैंक का भी कर लेते हैं। तो बैंक जो है इसकी दोनों में से कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, क्योंकि बैंक का जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है क्रेडिट साइड ही बड़ी लग रही है। 19,800 टोटल 19,800। इसमें 9,700 माइनस किया, ये आ गया 10,100। इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये भी आ गया 31 अक्टूबर। तो यानी कि बैंक का यहाँ पे जो है क्रेडिट बैलेंस निकला है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, उसमें डेबिट साइड सारी माइनस करके जो बैलेंस बचा वो कौन सा बैलेंस बचा? क्रेडिट साइड का। और बैंक का अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी कि इसका यहाँ पे जो है बैंक ओवरड्राफ्ट निकला। अब इसको ब्रॉड डाउन करना है। ब्रॉड डाउन कैसे करेंगे? इस अपोजिट साइड करते हैं।
इसको यहाँ ब्रॉड डाउन करेंगे, इसको यहाँ करेंगे। तो पहले उसको कर लेते हैं। नवंबर 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये आ गया 22,300। फिर ये आ गया 1 नवंबर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। याद रखना ब्रॉड डाउन जो है हमेशा ऑपोजिट साइड करते हैं, 10,100। अब देखो यहाँ से मैंने आपको बताया क्रेडिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी 19,800, इसमें से माइनस कर दी डेबिट साइड सारी, तो पीछे जो बैलेंस बचा किसका बचा, कौन सी साइड का बचा, क्रेडिट साइड का, 10,100। तो यहाँ बैलेंस के लिए इसको लिखा डेबिट में, और जब इसको ब्रॉड डाउन किया तो अपने आप ये अपनी जगह पहुंच गया। ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट में पहुंच गया, ये डेबिट बैलेंस है, वो डेबिट में पहुंच गया। क्लियर है? इसके बाद जो नवंबर मंथ की एंट्री है वो डालेंगे, उसको बैलेंस करके इस तरीके से हमारी कैश बुक जो है वो चलती जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और जितनी भी इंपॉर्टेंट एंट्रीज इसमें आने वाली थी वो मैं सारी आपको करवा चुका हूँ। कुछ लास्ट सेशन में की हैं, कुछ हमने इस सेशन में की हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में एक और हमारी यहाँ पे कैश बुक बनती है जिसको हम बोलते हैं पैटी कैश बुक। ये जो हमारी कैश बुक है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम, ये हमारी मेन कैश बुक होती है। इसी तरीके से यहाँ पे जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम एक सेपरेट कैश बुक मेंटेन करते हैं, इसको बोलते हैं पैटी कैश बुक। अब पैटी कैश बुक क्या होती है, किस तरीके से मेंटेन की जाती है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले सेशन में आपको बताऊंगा कि पैटी कैश बुक क्या होती है और किस तरीके से उसको प्रिपेयर किया जाता है। और नेक्स्ट सेशन हमारा कैश बुक का कंक्लूडिंग सेशन होगा, तो उस सेशन में हम यहाँ पे जो है कैश बुक को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपने इसमें कुछ सीखा तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे को भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा यहाँ पे कंटेंट है वो लेके आ सकूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय।